नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तीन खास मेहमान मेजर जनरल संजय मैस्टन, मेजर जनरल वीके दत्ता और एयर कमोडोर एएस बहल मौजूद हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर व्यूअर्स कश्मीर से आ रही है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री ने पूरे कश्मीर को रेल मार्ग से पूरे भारत के साथ जोड़ दिया है। जी हां, ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये श्रीनगर से कटरा तक लिंक हो गई और इसका मतलब ये कि अब कश्मीर ऑल वेदर मतलब हर मौसम में पूरे भारत के साथ जुड़ा रहेगा। और दूसरी खास तस्वीर ये जो आप तिरंगा फहराते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, उसकी तस्वीर है जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने आज भारत की इस इंजीनियरिंग मार्वल का एक करिश्मा है ये दुनिया का, आईफिल टावर से ऊंचा रेलवे का पुल बना डाला भारत ने, दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री ने इसका कैसे जश्न मनाया है, तिरंगा लहराकर और हरी झंडी दिखाई उस ट्रेन को भी। और इस वक्त आप बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं लाइव तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कभी भी जो है वो शुरू हो सकता है। और आज का दिन आप याद कीजिए, तारीख याद कीजिए, आज 6 जून है और 6 और 7 मई की रात को, यानी आज ही की रात को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर दी थी भारत ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को आज ही की रात मिट्टी में मिलाया था। हमारी फौज ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह उसको तबाह किया था। जैश का अड्डा बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां जाकर के भी मारा। और मुरीद के में पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्त नाबूद किया। मुरीद के सांबा सेक्टर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है जहां हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था। और उसके ठीक 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनकी धरती से आज पूरे देश से बात करेंगे। और जो संदेश उन्होंने अपने अलग अलग कार्यक्रमों में इससे पहले पाकिस्तान को दिया, आपको याद है ना उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चैन की रोटी खाओ, चैन से जियो, वरना गोली खाओ। इस बात के लिए तैयार है पाकिस्तान की सेना। और उन्होंने यह भी कहा था कि भारत की इस महान सेना ने अपने सारे लक्ष्यों को पूरी कामयाबी के साथ हासिल करते हुए पाकिस्तान को ऐसा करारा सबक सिखाया जो कि वो दशकों तक भूलेगा नहीं। चोट लगी है लेकिन शायद उतनी जोर से करा नहीं पा रहा है क्योंकि दुनिया को उसे कुछ और चेहरा दिखाना है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि उसके साथ भारत की सेना ने क्या किया है। और उसके 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर की धरती पर हैं, तो यहां से जो उनका मैसेज होगा वो वाकई सुनने लायक होगा। वो क्या कहते हैं, आतंकवादियों के लिए क्या मैसेज होगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के लिए क्या संदेश होगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या संदेश होगा। जम्मू कश्मीर में जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ उससे पहले का 1 साल रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट के आमद का साल था, जब 2 साल में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो थे वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। और इसी सबसे तो बौखलाकर कि कश्मीर तरक्की क्यों कर रहा है, कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत की मुख्य धारा के साथ कैसे जुड़ते जा रहे हैं, उसने एक बड़ा फसाद कराने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पहलगाम का हमला कराया था। लेकिन उसका जवाब उसको मिल गया और ये दूसरा जवाब मिल रहा है। हम कश्मीर को भारत के किसी भी और राज्य की तरह अब भारत की धरती के साथ, भारत के लोगों के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए ये जो ट्रेन चली है इससे सबसे ज्यादा खुश आज कौन होगा? हम और आप तो शायद दूर बैठे हैं, लेकिन कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जो अगर बर्फ पड़ जाती थी तो नहीं जा पाते थे एक इलाके से दूसरे इलाके में, सड़क से जाना पड़ता था तो घंटों घंटों का सफर तय करना पड़ता था, व्यापार को नुकसान होता था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट सफर करता था। लेकिन ये ट्रेन चल जाने से जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी अब जम्मू और जम्मू से श्रीनगर को मिल गई है, आप अभी बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होने वाला है। और जरा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ, वैभव के साथ चल रही है ये वंदे भारत ट्रेन। और आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है। ये सालों साल की मेहनत है हमारे इंजीनियर्स की, हमारी सुरक्षा बलों की, जिन्होंने वो माहौल पैदा किया जिसमें ये काम हो सके। मैं आपको बता रहा था आईफिल टावर से ऊंचा तो वो पुल है जिसके ऊपर से ये ट्रेन दौड़ रही है। और एक नहीं 2 ऐसे पुल बनाए गए हैं जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर इस वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और आज कलेजे पर सांप तो पाकिस्तान के लौट रहे होंगे जनरल मैस्टन। सौरभ, बिल्कुल पाकिस्तान के कलेजे में तो सांप कूद रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है जो प्रधानमंत्री मेरे ख्याल भाषण में ये बोलेंगे कि ये जो ब्रिज बना है इसके 3 सबसे बड़े पे ऑफ्स मेरे को लगते हैं। नंबर 1,
कश्मीर के लोग और भारत के लोग बिल्कुल एक पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और नंबर 3, क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजिकली ये कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स के लिहाज से कश्मीर को जोड़ना भारतीय सेना के लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे को याद है जब 1980 और 1986 में मैं वहाँ नौकरी किया था, उस दौरान हमें वहाँ पहुँचने में 3-3 दिन लगते थे श्रीनगर, इतने बुरे हालत थे। तो आज ये भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और पाकिस्तान के लिए तो जैसे आपने अभी नैरेटिव में बोला, पाकिस्तान के लिए सबसे ये दुख भरी खबर है कि कहाँ भारत तरक्की कर रहा है, कहाँ भारत का कश्मीर तरक्की कर रहा है, और वहाँ पाकिस्तान के हर प्रोविंस, हर प्रांत में भूखमरी और बुरे हालात हैं। तो सौरभ, मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा झटका है। देखिए, आपने बताया 6-7 को जो हमने ऑप सिंदूर लॉन्च किया था, ये भी एक और ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन ज़्यादा भयानक होता है क्योंकि इससे लोग तुलना करते हैं। पाकिस्तान की आवाम तुलना करेगी कि भारत की आवाम को देखो, वो क्या से क्या उनकी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ से कहाँ वो देश तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना है, और कहाँ आज पाकिस्तान बिल्कुल क्या गुजरा हालात में। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव है। पीओके के लोग सर, बिल्कुल पीओके के लोग देख रहे होंगे, ये जरा देखिए, तो ये दूसरी तरफ देखिए क्या पीओके के लिए तो एक और इम्पेटस है कि पीओके जेके के लिए, वो पीओ जेके के लिए वो खुद बोलेंगे अब हमें भारत के साथ इंटीग्रेट होना है। तो कहने का मतलब है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैं बोलूंगा अचीवमेंट है, इसके स्ट्रैटेजिक पे ऑफ्स हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है। और देश के लिए, जैसे आपने बताया, पूरे भारत का वर्ष खुश होगा। एक जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं तो एक दूरी भी दूर हो जाती है। कश्मीर के लोग और भारत के लोग जब एक जुट होकर जुड़ेंगे तो बहुत एक अच्छे एक दिशा में हम जा रहे हैं। और मेरे ख्याल ये क्रेडिट तो जाता है, देखिए हर काम तो खैर लोग करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डायरेक्शन जब तक क्लियर नहीं है तो उससे नहीं तो ये कुछ भी असंभव होता है। अच्छा, इस पर बहुत बरसों से काम चल रहा है, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन जो सबसे क्रूशल फेजेस थे, जब जहां आपको ये चिनाब का पुल या अंजी पुल जो है वो बनाना था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम पिछले 10 वर्षों में हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया, इसके कई सेक्शंस जो हैं वो काफी और पहले यूपीए की सरकार में भी बनना शुरू हो गए थे, उस पर काफी काम हुआ था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बहुत क्रूशल फेज जो थे वो पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसमें पूरे किए गए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, वो इस वक्त कटरा में है, जब जुड़े तो हमें बताएगा, तो उनसे भी हमें कमेंट लें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण वहां किसी भी वक्त जो है वो शुरू होगा। आप वैसे भी सोचें जनरल साहब, भारत में कहीं भी किसी छोटे कस्बे में आप चले जाइए, किसी और दूर दराज के इलाके में चले जाइए, रेल के साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, हमारे इलाके में ट्रेन पहुंच गई या ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकने लग गई, वो ही अपने आप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो लेकर के आता है। तो ये जब जम्मू से लेकर के, कटरा से लेकर के श्रीनगर तक का सेक्शन जो है अब शुरू हो गया है, और ऊपर बारामूला तक ये ट्रेन जो है अब जाएगी, तो आप सोचिए जरा कि वहां के लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा कि अब वो साल में जब चाहें भारत में किसी भी तरफ जो है जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। जल्द बिल्कुल सौरभ, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। अरे वाह। मेरे फादर जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर थे, और बाद में इंडियन आर्मी में जब जे.एंड.के जो स्टेट फोर्सेस कन्वर्ट हुई तो फिर वो जे.एंड.के राइफल्स में थे। तो उन्होंने वो पार्टीशन के दौरान जो रज़ाकारों ने हमला किया जे.एंड.के के अंदर, उस समय भी वो कोटली में पोस्टेड थे, और कोटली में जंग लड़ने के बाद जब हमारा पैरा ब्रिगेड लिंकअप हो गया झंगड़ नौशहरा के माध्यम से, तो तब जाके हमारे ही ऊपर से हिदायत आई कि कोटली को इवैक्यूएट कर दिया जाए और वहाँ से सारी आबादी को निकाल दिया जाए। और मेरे फादर ने बोला कि साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं तो 3 महीने से सिर्फ एक कंपनी के साथ लड़ रहा हूँ यहाँ, तो आप तो ये पूरी कोटली आप दे देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। तो उनको बताया गया कि ऊपर से हुक्म है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो ये हमने कई इलाके खुद ही जे.एंड.के के, खास करके जो मीरपुर, कोटली, पूंछ, राजौरी का इलाका था, जो पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट था, उसमें उस समय के जो पॉलिटिकल एंटिटीज थी उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो वैली को अपना जो पावर मानते थे, और वो सोचते थे कि वैली के अंदर ही जो एक मुस्लिम आबादी है उस इलाके की, और जो एक कश्मीरी स्पीकिंग है, वही लोग उनका बैकअप हैं। खैर एनीवे वो अलग बात है। मैं जे.एंड.के के अंदर बहुत टेनर कर चुका हूँ। मैं एज अ कैप्टन था वहाँ, फिर एज अ कर्नल गया, फिर वहाँ पे मैंने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करे एज अ स्पेशल फोर्सेस कमांडर।
और मैं कर्नल क्यू ऑपरेशन था हेडक्वार्टर नदन कमांड का, जो पूरे नदन कमांड की जितनी फौज होती है उसका रसद हथियार असला पहुंचाने का काम होता है। तो नदन कमांड की जितनी नफरी है उसको रसद पहुंचाना, गाड़ियों का इंतज़ाम करना, कॉन्वॉइस का इंतज़ाम करना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। और अभी जब हमारी रेलवे लिंक हो गया है तो आप ये मान के चले कि जहाँ पे हम सैकड़ों ट्रक भेजा करते थे एक रसद पहुंचाने के लिए, अब वो हमारे ट्रेन के वैगन जाएंगे, पूरी की पूरी ट्रेन लौट के एक ही झटके के अंदर आपको उतनी रसद पहुंच जाएगी। और इसी के साथ साथ में जो हमारे लेह लद्दाख के इलाके हैं, हमारा सिर्फ एक ही हाईवे होता था जो जजूला पास से जाता था। और आपको याद हो कि मनाली की तरफ से भी हमारा जो अभी टनल्स बन के वो रास्ता उससे भी मनाली का clear जो हो गया। एक्सेस खुल गया हमारा लेह लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो स्ट्रेटजिक पोस्चर है आज के दिन में, चाहे वो चीन के खिलाफ हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है, जो बहुत सालों से नहीं हुआ था। यही हाल हमारा नॉर्थ ईस्ट का था, जहाँ पे हम डर के मारे सड़कें नहीं बना रहे थे कि चीनी के हमला करके हमारी सड़कों के ऊपर से ना आ जाएं। आज के दिन में पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी सड़कें बन रही है, टनल बन रही है, कनेक्टिविटी हो रही है। नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा नदी पार करना बड़ा मुश्किल काम होता था सिवाय तेजपुर के, जहाँ से आप पार जा सकते थे नदन बैंक में। आज के दिन में वहाँ भी हमारे जो पुल बन गए हैं, जो आपके तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ चाहे की नॉर्थ तरफ हो सर से। चाहे नॉर्थ ईस्ट, इस सरकार का बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है वो आप महसूस बहुत कर रहे तगड़ा हैं। पुश रहा है। ओके। और एक बहुत काबिल तारीफ काम हुआ है, चाहे वो सेला की टनल हो नॉर्थ ईस्ट में, आपको याद हो, जिससे आप बोमडिला का इलाके में जा सकते हैं। तो वो जो पूरा इलाका है जो चाइना क्लेम करता रहता अपने नक्शे के अंदर, हमने उस सारे इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। और इस कनेक्टिविटी के चलते दो चीज़ें होती हैं, एक आपका जो लॉजिस्टिक है, आपका फौज का मूवमेंट है, और दूसरा क्या है कि ट्रेड, आपके टूरिज्म, आपके जो मेन लैंड के लोग हैं उनको जो हवाई जहाज नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अब ट्रेन में चढ़ के जा सकते हैं दिल्ली से श्रीनगर, और वो भी वंदे भारत में। जी। तो मेरा कहने का मतलब है जो अब पाकिस्तान बिल्कुल सर, ये बात एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कही, वो अभी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये एयरलाइंस जो हैं इतने महंगे कर देते हैं, बिल्कुल, जो है अब ट्रेन से लोग सफर आसानी से कर पाएंगे। सुनते हैं जरा। का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री
जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीज़ें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेज़ी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे। शुरुआत में ही देखिए उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी जब उन्होंने कहा कि ये आपने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, अब हमारा जो स्टेटहुड है, पूर्ण राज्य का दर्जा, वो भी आप ही के हाथों हमको मिलेगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। अब ये उनका एक पॉलिटिकल मजबूरी थी, ये यूं कहिए कि अपनी रियासत के लिए उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको ये बात तो कहनी ही थी, तो कोई खराबी भी नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने कहा, देखे 1984 से चल रहा है प्रोग्राम। उन्होंने कहा मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, आज मेरे बच्चे कॉलेज पार चले गए, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। इसमें डिले हुआ होगा, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल काम अक्सर देर से पूरे होते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया। एक बार जरा उपराज्यपाल जी को भी सुनते हैं। आज के समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सम्माननीय नागरिक बंधुओं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के तथा रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं माता वैष्णो देवी की पावन धरा कटरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। देश के दो छोरों को मिला करके
आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परऊर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया। हमारे इंजीनियर्स के कौशल और पहाड़ों का सीना चीरने वाले हमारे कामगारों के पुरुषार्थ ने राष्ट्र के किरीट और देश के अन्य भागों को देश के अन्य भाग के बीच मौजूद फासले को आज समाप्त कर दिया है। मैं मानता हूं आपने दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल लंजी रेलवे ब्रिज का आज लोकार्पण जो किया है वह सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं है, बल्कि वह जम्मू कश्मीर की तरक्की की नई आकांक्षाओं को जोड़ने का एक माध्यम है। आज 46,183 करोड़ की कुल परियोजनाओं का आप लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज से ठीक 3 साल पहले आप पल्ली गांव में आए थे। मार्च का महीना था, पंचायत राज दिवस के अवसर पर। तब से और आज तक मैं जोड़ रहा था 1,16,723 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास महज 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर में किया है। ये मैं केवल लोगों के ध्यान के लिए कह रहा हूं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस कटरा की नींव भी रखी जा रही है। आपने अस्थायी शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक बिगुल पूरे देश में फूंका है। बैसरन में 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने कृत्य किया, जिसमें 26 निर्दोष और निरपराध लोगों की जान गई, उसके बाद पूरे राष्ट्र की जो भावना थी, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की जो भावना थी, मैं समझता हूं कि उसके कारण ऑपरेशन सिंदूर देश में शुरू हुआ और जिस प्रकार आपने तीनों सेनाओं के अपराजित पौरुष को छूट दे करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई रेखा खींची, उससे पूरे विश्व ने आज गौरवशाली भारत को उभरते देखा है। हमारे सेनाओं की संहार शक्ति राष्ट्र की अखंडता के लिए, रक्षा के लिए तत्पर है, तो सृजन शक्ति विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मशाल आपने जलाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री के हजारों प्रोजेक्ट इस बात के गवाह हैं कि जम्मू कश्मीर के सैल शिखरों और वादियों में तरक्की की नई बहार बह रही है। आपने जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग को नई शक्ति और आत्मविश्वास दिया है। दशकों की अधूरी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं। सीमा पर बसे छोटे छोटे गांवों में बड़े बड़े सपने आज पल रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के मजबूत स्तंभों का निर्माण किया है और उस रेल लाइन के रूप में मुझे लगता है कि एक नई भाग्य रेखा जम्मू कश्मीर के लोगों की बनाई है। अब एक नई गति से जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण होगा, इसका मुझे भरोसा है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तथा संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। फिर से आपका एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल जी। आज वो शुभ अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जम्मू और कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। चेनाब ब्रिज एवं अंजी ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल, सामर्थ्य और नए भारत की ताकत का प्रतिबिंब है।
अब हम आग्रह करते हैं जन जन के प्रिय नेता, सच्चे कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण करें तथा इस दिन को जम्मू और कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रेलवे चिनाब सेतु अपनी विशेषताओं के कारण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस रेलवे चिनाब सेतु पर आधारित डाक टिकट का अनावरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी डाक टिकट का अनावरण करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच ये डाक टिकट जिसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश व जम्मू कश्मीर विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। जम्मू कश्मीर में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में इन 4 सड़क परियोजनाओं से विकास की अनुपम गाथा लिखी जा रही है। आप तशरीफ रखें सर, आप तशरीफ रखें। अनुपम गाथा लिखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सेहत संबंधी सुविधाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी रफियाबाद कुपवाड़ा रोड, शोपियां बाईपास और श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कटरा का प्रधानमंत्री ने आज इस बड़े मौके पर जब ये कटरा और श्रीनगर के बीच रेल चली है, डाक टिकट का भी अनावरण किया है और वाकई आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमने वो मार्वल किया है कि जब से इंडिपेंडेंस हुई है श्रीनगर एक अलग जगह, श्रीनगर वैली जो है एकदम अलग जगह गिनी जाती थी। स्पेशल स्टेटस था, पहले हमने स्पेशल स्टेटस हटाया उसका, उसके बाद आज वो ट्रूली भारत के साथ लिंक हो रही है। पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए थे, अब देखिएगा कितने टूरिस्ट आएंगे इस साल, क्योंकि ये पहले जो जम्मू से लेके कटरा का है वो पहले इनॉग्रेट हुआ था और वो उमर अब्दुल्ला ने बताया भी था आपको कि वो वाला लिंक हो गया था, अब ट्रूली पूरे भारत के साथ कनेक्ट हो गया। ये मार्वल तो है ही है। अगर आप देखिए 943 इसके अंदर ब्रिज हैं, 36 टनल है, 12.7 किलोमीटर लंबा टनल, और जाती कहां से? बनिहाल पास के पास से, यानी कि 9,291 फुट की ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर्स -20 तक पहुंचते हैं यहां पे। तो इसको बनाने में जो समय लगा है और इसको बनाने में जो तकनीकी चीज चाहिए थी, और जैसे कि आप ट्रूली कह रहे थे, इंजीनियर्स का ये दिन है आज, इंजीनियर्स का मार्वल है। मैं आज के दिन को कहूंगा ऑपरेशनल हार्ट। आज हम दिलों को जोड़ रहे हैं, आज हम कश्मीर को ट्रूली इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए दूसरी साइड पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कई दिनों से उधर चल रही है स्ट्राइक्स। क्यों चल रही है? काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक किया गया है क्योंकि पोर्ट नहीं खोल रहे, स्वस्थ पोर्ट नहीं खोल रहे वो लोग, और उनका सामान 6 से 8 महीने से वहां पे पड़ा हुआ है और सड़ रहा है। साथ में वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने के बाद उनको 3 से 4 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, गेहूं नहीं मिलता उनको, खाने पीने की सुविधा नहीं है, सौतेला व्यवहार है। इनको इधर देखिए भारत के अंदर, और पीओके से कंपेयर करिए। आज पीओके के लोग सोच रहे होंगे काश हम भी भारत में होते, आज हमारा भी ऐसा डेवलपमेंट हो रहा होता, आज हम भी जुड़ रहे होते पूरे देश के साथ। कहीं से भी अब आप श्रीनगर चले जाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी, 15 से 20 हजार या हो सकता है इवन 25,000 तक एयर टिकट चले जाते थे, 700 रुपए में कटरा से जाएंगे। अब इतना सस्ता हो गया, सोचिए कितना बड़ा डेल्यूज आ जाएगा टूरिज्म के अंदर। और साथ में
लोग जब तक नहीं सोचते कि हम इंटीग्रेटेड हैं हमारे देश के साथ, जब तक वहां पे रेल लाइन नहीं पहुंचती। जिस दिन रेल लाइन पहुंचती है उनको लगता है कि आज हम ट्रूली इंटीग्रेट हो गए। ये इतनी डिफिकल्ट टेरेन है जहां पे इतने लो टेम्परेचर्स हैं, इसके अंदर जो स्पेशल चीजें की गई हैं जैसे विंडशील्ड के ऊपर जो हीटर्स लगाए जाने पड़ते हैं, इवन आप लेबोरेटरी तक जाते हैं तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, उसकी सब चीजों की सुविधा इस ट्रेन के अंदर की गई है। तो सोचिए कितना बड़ा काम आज हुआ है, कितनी बड़ी चीज हमने की है। वाकई सर, और जैसा आपने कहा ना कि ट्रेन पहुंचती है तो लोगों को लगता है कि आज हम जुड़ गए बाकी दुनिया के साथ, बाकी देश के साथ हम जुड़ गए। इंटीग्रेशन आपने शब्द इस्तेमाल किया, जम्मू कश्मीर का दिलों का इंटीग्रेशन पूरे भारत के साथ कैसे और मजबूत हो। हमारे सहयोगी मंजूर मीर, वो जो श्रीनगर से कटरा की तरफ ट्रेन चली है अभी, यही ट्रेन, उसमें वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ वो लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त लोगों में इस ट्रेन से ज़्यादा, अब जो ट्रेन चल गई इससे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि और कश्मीर के इलाकों में ट्रेन कब शुरू होगी। जब आप ये एस्पिरेशन क्रिएट कर देते हैं लोगों के अंदर कि ना भाई जो इस आदमी के को जो मिल गया वो मुझे भी हासिल हो, इसके घर तक ट्रेन, इसके शहर तक ट्रेन है, मेरे कस्बे तक भी ट्रेन आए और पहुंचेगी, जरूर इसका विस्तार होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो लोगों की इच्छा है इस वक्त कश्मीर में। बिल्कुल सौरभ, मेरे को लगता है कश्मीर वैली अब पूरा आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए कश्मीर वैली की सिर्फ एक ओपनिंग है जो उरी की तरफ है, बेसिकली जो झेलम वहाँ से नदी बहती है, अदरवाइज पूरी वो वैली है और हर जगह पहाड़ों से सराउंडेड है। जैसे उस तरफ कुपवाड़ा है, तंगधार वगैरह हैं, तो उसकी हिस्ट्री जोग्राफी में नहीं जाएंगे। तो वो वैली के जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है कुपवाड़ा, वो सबसे बिल्कुल एक एक्सट्रीम जगह है, वो कनेक्टेड हो जाएगी। मेरे को लगता है लुलाब वैली है, काजीकुंड, काजीकुंड नहीं, ये इस तरफ आपका गुलमर्ग वगैरह, ये सारे कनेक्टेड धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा कश्मीर के जो लोग हैं। और मेरे को लगता है अभी देखिए, एक और बार बार सवाल पूरा देश उठाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा कब बनेगा, क्या फौज लेगी जाके। मेरे को लगता है कि ये जो भी अभी डेवलपमेंट होगा, और अब शायद मेरे को लग रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और पीएम और चीफ मिनिस्टर मिलकर एक और फैसला लेंगे, वहां पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस खोले जाएंगे, हो सकता है एम्स खोला जाए, कुछ हमारी इंडियन बड़ी कंपनीज वहां अगर डेवलप होती हैं तो क्या है कि एक और इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन के साथ साथ जो एक तुलना की जाएगी, जो पूरा पाकिस्तान और खासकर पीओजेके के लोग जब वो तुलना करेंगे, अपने आप वहां एक नारा गूंजेगा कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, खासकर पीओजेके। और वही मैं आपको पहले भी एक बताया था, उसके भी बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक डिविडेंड्स हो रहे हैं। और मेरे को जिस तरह लग रहा है ये हो सकता है 2-3 साल के अंदर, मेरे को लग रहा है ये पॉसिबिलिटी है। और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो बॉर्डर है वापस अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर वखान कॉरिडोर के साथ 2-3 साल में आपको लगता है पीओके के लोगों की आवाज बहुत तेज हो जाएगी? मैं बताऊं जिस प्रकार अभी चल रहा है, देखिए आपने अभी बड़ा अच्छा एक सेंटेंस बोला था कि जब लोग हर गांव के देखते हैं कि यार वहां ट्रेन आ गई, मेरे गांव में क्यों नहीं है, तो यहां कंपैरिजन क्यों नहीं होगा। वो तो पूरा कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ होगा, हिंदुस्तान के कश्मीर के साथ होगा। और वहां के लोगों को क्या कंपैरिजन है, वहां तो कुछ है ही नहीं कंपेयर करने लायक। वहां हर चीज इतनी महंगी है, वहां पर वो चाइना ने पूरा उस स्टेट को एक तरफ से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो चाइना का जो होल्ड है, तो मेरे को लगता है ये अपने आप पॉसिबल होने की संभावना है। मिलिट्री इंटरवेंशन हमें शायद करने की जरूरत नहीं है। और पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। जब वहां के पीओजेके के लोग खड़े हो जाएंगे, वहां सेना का ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। उनकी लॉजिस्टिक्स, पहाड़ों में सबसे बड़ी चीज होती है ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, वो दिक्कत हो जाएगी। तो पूरी संभावना मेरे को लगती है कि 5 साल तक तो, और 2-3 साल के अंदर मेरे को लग रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में ना रोज एक नया डेवलपमेंट होते जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये तो इंडिया को इसके बारे में इतना प्रोपेगेंडा करना चाहिए पूरे विश्व में कि देखना चाहिए कि किस प्रकार हम टूरिज्म और डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इसी को तो बोलते हैं। और सर पहलगाम के बाद सडन ड्रॉप हुआ, जाहिर था टूरिज्म में वहाँ होने वाले फुटफॉल में, लेकिन अभी हमारे वही रिपोर्टर बता रहे थे हमको कि वो अब अगर वैष्णो देवी जाने वालों की बात करें तो जो तादाद 2-5 हज़ार रह गई थी वो फिर 25,000 पर डे पहुँच गई है। तो धीरे धीरे एक बार फिर लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ रहा है और ये विश्वास जीतने का काम सबसे पहले सुरक्षा बलों को करना पड़ता है कि वो ये आश्वासन दें कि भाई अब चीज़ें एक बार फिर सुरक्षित हैं, आप दोबारा से
से अपनी नॉर्मल जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। आप आइए, यहाँ की यात्रा कीजिए, यहाँ की यात्रा जो है वो सुरक्षित है। तो वो माहौल तो धीरे धीरे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश के हित में है, केवल कश्मीर की तरक्की का सवाल नहीं है। और जो मेसन साहब कह रहे थे, तो LOC तक पहुंचा देंगे रेल और फिर बोलेंगे भाई तुम ये बॉर्डर खोलो, पीओके वाले, बिल्कुल। तो ये रेल आगे एक्सटेंड होगी। देखिए सौरभ, ऐसा है, पीओके हमारा है, हमारा रहेगा और हम उसको वापस लेंगे। वो वहाँ की आवाम खुद ही अपने आप ये बॉर्डर की बंधन तोड़ के आ जाएगी और पाकिस्तान की फ़ौज को मार मार के भगाएंगे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज के आने जाने के रास्ते बंद हो जाएं, वहाँ की आवाम उनको ब्लॉक कर दें, तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ 24 घंटे नहीं टिक सकती है। तो जो उमर अब्दुल्ला का एक रिक्वेस्ट था कि साहब आप JNK को स्टेट का दर्जा आप देंगे, तो आपको स्टेट का दर्जा हम देंगे, पीओके वापस आते ही आपको हम स्टेट बना देंगे, फुल स्टेट बना देंगे। पूरा हमारा JNK का स्टेट जो 1948 में विभाजन करके पाकिस्तान ने कब्जा किया, वो पूरा का पूरा फुल एंटिटी वापस भारतवर्ष के अंदर शामिल हो जाएगा। और JNK हमारा एक बहुत बड़ा स्टेट, नॉर्दर्न एरिया का जो स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया है। और आज के दिन में जो हमारी ये रेल कनेक्टिविटी हुई है, अगर आप लोग कभी स्विट्ज़रलैंड गए हैं, यूरोप के घूमने गए हैं, यो रेल पास लेके मैं 4 महीना वहाँ यूरोप में घूमा था, वही नज़ारा आपको यहाँ JNK में, श्रीनगर में एक बहुत सस्ते दाम में देखने को मिलेगा। और वो जो वहाँ वो ट्रेन की जर्नी से और खूबसूरत दिखता है सर। बिल्कुल, वो अलग ही नज़ारा है। हाँ, जो खास करके जब बर्फ़ पड़ी होती है वो देखने लायक होता है। और अभी ये हमारे आवाम की जिम्मेवारी है, हमारे JNK के निवासियों की जिम्मेवारी है कि ये जो आपका एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी हिफाजत आपके हाथ में है। कोई नापाक इरादे, कोई टेररिस्ट, कोई गलत प्लान बना के आपको पता चले, उसको तुरंत आप पुलिस के हवाले करें या उसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस को दें। आप अपने वसाइल के ऊपर इन आतंकवादियों का हाथ ना लगने दें। आप अपनी तरक्की करें, अपनी इकॉनमी बढ़ाएं, अपनी खुशहाली लाएं, अपने बच्चों की तरक्की करें। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। मत्था टेकना, जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, V सोमन्ना जी, डिप्टी CM सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के
नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग
फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं। और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे
या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली बात ही जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में
माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है
कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। वन रैंक वन पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान
अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में
सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 ऐसे गांव
जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कटरा से बोल रहे थे और आवाज जा रही थी सीधा पाकिस्तान। उन्होंने क्योंकि याद दिलाया आज 6 तारीख है और आज से ठीक 1 महीना पहले 6 तारीख की रात को, 6 मई की रात को पाकिस्तान में कहर बन के टूटा था ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं का प्रहार। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान ने जो बरसों में आतंक की इमारतें खड़ी की थी वो भारत की सेनाओं ने कुछ ही मिनटों में खंडहर में तब्दील कर दी। वो ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे थे और उन्होंने कहा कि जब जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी और अपनी सेना की शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने कराया क्यों था, क्योंकि वो कश्मीर की तरक्की रोकना चाहता था, कश्मीर का टूरिज्म रोकना चाहता था, कश्मीर के लोगों की खुशहाली छीनना चाहता था। उन्होंने वो वक्त भी याद दिलाया आज प्रधानमंत्री ने जब आतंक अपने चरम पर जम्मू कश्मीर में था। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बर्बादी अपनी जिंदगी में देखी थी, अपनी आंखों के सामने अपने सपने टूटते हुए देखे थे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखा था कि उन्होंने मान लिया था कि यही हमारा नसीब है। लेकिन वो नसीब बदला, कश्मीर में खुशहाली आई, तरक्की आई, टूरिज्म बढ़ा, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट पहुंचे, गरीब से गरीब आदमी तक वो उसकी पहुंच पहुंची, उसका जीवन का स्तर बेहतर हुआ और ये पाकिस्तान को चुभ रहा था। और पाकिस्तान इस कश्मीर की खुशहाली पर भी रोक लगाना चाहता था और दूसरा वो भारत में हमारे बीच में तनाव पैदा करना चाहता था, भारत में फसाद कराना चाहता था। लेकिन दोनों मोर्चों पर भारत पाकिस्तान को शिकस्त दे चुका है। देश के अंदर देशवासियों ने और देश सीमा पर हमारी सेनाओं ने जो जवाब दिया, और वो क्योंकि आज कटरा में बोल रहे थे तो उन्होंने जम्मू में बॉर्डर इलाके रहने वाले लोगों से भी सीधे बात की कि आप तो हमारे प्रथम प्रहरी हैं। और पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, अपनी शेलिंग में आम लोगों के घर तोड़े, गुरुद्वारे, गिरजेघर, मंदिर, मस्जिद तोड़े। वो सब तस्वीरें आपने देखी हैं। तो आज जब एक खुशी का मौका था कि पूरा कश्मीर भारत के साथ एक ऑल वेदर रेल लिंक के साथ जुड़ा था, उस मौके पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की और उन्होंने कश्मीर में तरक्की नहीं रुकने दूंगा ये कहते हुए कहा कि ये मेरा मतलब नरेंद्र मोदी का आपसे वादा है, हर बाधा आपकी तरक्की में पहले मुझसे जाकर के जूझेगी और मैं जब तक मैं कश्मीर में तरक्की की राह प्रशस्त करूंगा, तरक्की नहीं रुकने दूंगा। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जब तक माता का बुलावा नहीं आता आप कटरा नहीं जा सकते। और माता का बुलावा आ चुका है और तभी प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया और उन्होंने लिंक किया कश्मीर की हालत जो पहले थी और जो आतंकवाद उनको अपना भविष्य दिख रहा था और वो आतंकवाद से छोड़ के आज प्रगति के पथ पे, आज टूरिज्म जो है वहां इतना बढ़ गया, आज लिंक हो गया है पूरा कश्मीर देश के साथ। उन्होंने सारी बातें करी और सारी वो बातें करी जिससे आश्वस्त होगा कश्मीर, आश्वस्त होगी वैली, आश्वस्त होके वहां के लोग कि यस भारत उनकी प्रगति चाहता है, भारत वहां विकास चाहता है, भारत वहां इंडस्ट्रीज चाहता है। उन्होंने एक और बहुत बड़ा मैसेज भी दिया, उन्होंने शुरू किया जोरावर सिंह के साथ। और अगर आपको मैं याद दिला दूं, जोरावर सिंह जो जनरल थे गुलाब सिंह के, जिन्होंने चढ़ाई करी थी विद्रोह रोकने के लिए लद्दाख पे और ऑक्यूपाई किया था जाके स्कार्डू को, उसकी याद दिलाई उन्होंने ऐसे वीरों की भी याद दिलाई और साथ में उन्होंने याद दिलाई कि अगर आप कभी भी भारत को प्रगति चाहते हैं तो मेक इन इंडिया पे जोर दें। यह मैसेज उनके लिए भी नहीं था, यह मैसेज चीन के लिए भी था, क्योंकि आज हमारा 99 से 100 बिलियन डॉलर के करीब ट्रेड डेफिसिट है चीन का। और उन्होंने यही बताया कि आप भारत में रहते हुए अंदर आप भारत की गुड्स खरीदिए, भारत की चीजें खरीदिए, क्योंकि हम भारत की चीजों से ही यह युद्ध जीते हैं, भारत की चीजों से ही हमने इस ऑपरेशन पे पाकिस्तान को शिकस्त किया है। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम और आइए वॉर रूम में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो अभी बातें कही हैं कटरा के अंदर, पाकिस्तान में तो खूब सुनी जाएंगी आज, जब उन्होंने कहा कि जब जब ऑपरेशन सिंदूर याद करेगा पाकिस्तान, उसको अपनी क्या करारी शिकस्त हुई है ये याद आएगी। और उन्होंने कहा वो खंडहर में बन गई तस्वीर, वो इमारतें, आतंक की इमारतें जो इन्होंने कई बरसों में बनाई थी पाकिस्तान में, और सोचते थे कि यहां तो कभी भारत पहुंचेगा ही नहीं, ये तो सबसे सुरक्षित जगह है दहशतगर्दों के लिए, और वहीं जाकर के मारा था ठीक 1 महीना पहले, आज से 6 मई की रात को। वो प्रधानमंत्री ने जो है वो आपको आज याद दिलाया। और सर वो तस्वीरें भी हम ब्रेक में देख भी रहे थे, क्या शानदार खंडहर लगते हैं वो देखने में, बिल्कुल जहां मिसाइलें गिरी हैं। सौरभ, जो पाकिस्तान सोच रहा था
कि J&K के अंदर जो खुशहाली हो रही है, जो वहाँ पे अमन चैन हो गया है आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद, वो दुनिया को जो हम दिखा रहे थे कि हमारे J&K के अंदर क्या आज के दिन में डेवलपमेंट चल रहा है, उसको पच नहीं रहा था। वो ये दिखाना चाहता था दुनिया को बड़ा अनरेस्ट है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है। उसका नैरेटिव वो टूट गया और वो नैरेटिव को किसी प्रकार भूखा नंगा देश जिसके पास अपने को खाने को नहीं है, उसको J&K की आवाम की खुशहाली पच नहीं रही थी और उसने वो नापाक हरकत करके पहलगाम के अंदर जो 26 निर्दोष हमारे टूरिस्ट को मारा, वो ये चाहता था कि किसी प्रकार से यहाँ पे टूरिस्ट आना बंद हो जाए और जो कमाई हो रही है हमारे लोगों की वो रुक जाए। लेकिन सर थोड़ा कुछ वक्त के लिए तो आदमी में डर आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर अब टूरिस्ट का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है और ये नंबर लगातार फिर बढ़ेगा और वहीं पहुंचेगा जहां पर ये बैल साहब आंकड़ा दे रहे थे आपको ना, पिछले साल 2,35,00,000 35 लाख, और यही सच में उसकी सीने में चुभ रहा था पाकिस्तान को। लेकिन इसके बाद जो हुआ इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्रीनगर की सड़क पर नारे लगेंगे, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हाथ में तिरंगा लेकर के श्रीनगर में शोपियान में लोग निकले जो मिलिटेंसी के लिए जाने जाते थे, आतंकवादियों के लिए जाने जाते थे इलाके, कभी एक वक्त में वहां पर नारे लग रहे थे, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और वापस आइए, हमें बड़ा दुख है कि हमारे बीच में हमारे भारतवासियों का इस तरीके से कत्ल किया गया। तो ये उसके लिए पहली मार थी और दूसरी मार वो थी जो भारत की सेना ने उसको दी, उसके बारे में बोल रहे थे प्रधानमंत्री, सुनिए। आज 6 जून है, याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। और जिन आतंक के ठिकानों के खंडहर बनने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे ना, वो तस्वीरें सामने हमने आपके लिए, ताकि आपको एक बार फिर रिफ्रेश हो जाए मेमोरी में, वो लगा दी हैं। ये बावलपुर में जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, उनकी तस्वीरें हैं ये, जो सोचते थे कि ये तो यहाँ तो सपने में भी भारत नहीं सोचेगा कभी इन पर हाथ डालने का। लेकिन क्या रात में क्या आपने देखा, आतिशबाजी वहां पर भी हुई थी। और ये इमारत तो महसिन साहब बना ही लेगा वो, लेकिन उस दिन जो चोट लगी होगी वो कभी नहीं भूलेगा जिंदगी भर। सौरभ, प्राइम मिनिस्टर ने आज पाकिस्तान को फिर याद दिला दिया 6 और 7 मई की रात को जो हमने हमला किया था भारतीय सेना द्वारा, जिसमें शामिल एयरफोर्स, क्योंकि
कुछ टारगेट्स आर्मी ने किए थे, कुछ एयरफोर्स ने। वो आज हमने फिर से आप चित्र दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो हमने प्रहार किया, खासकर पंजाब में घुस के, जो प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि सैकड़ों किलोमीटर घुस के मारा है, मेरे ख्याल वो तो सराहनीय था। और पाकिस्तान को जो मैसेज बना दिया हमने, दे दिया था, और उनके आतंकवाद को कि टेररिज्म और परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म के साथ हम डील करेंगे, और ये एक हमने उनको ट्रेलर दिखाया है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ है, जो आज ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, देखिए, मेरे को लगता है एक और मैसेज है पूरे प्रेसिडेंट ट्रंप और वेस्ट के लिए भी है। और वो क्या मैसेज है? प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोलते हैं कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के साथ जो 1000 पुराना मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि पूरा कश्मीर एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और जो आपने अभी बताया भी अपने नैरेटिव में कि वहाँ पर पूरे कश्मीर के लोग श्रीनगर में हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे हमारा झंडा लेके, तो साफ जाहिर है वो भी एक मैसेज गया है। पाकिस्तान की सेना को भी बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है कि भारत की जो जनता है, जो भारत की यूनिटी है, भारत की जो एकता है, अनुशासन है, और साथ में जो कश्मीर का एक एकजुट होकर पूरा खड़ा हुआ था, और जो ये हमारे टूरिज्म और ये टूरिज्म को बर्बाद करना चाहते थे टेररिज्म द्वारा, वो भी हमने नापाक कर दिया उनका इरादा। और प्राइम मिनिस्टर ने आज बहुत साफ लफ्जों में बोला है कि अब कश्मीर का वो डेवलपमेंट एज अ पर्सनल चैलेंज लेते हैं। और यहां तक उन्होंने बोला कि अगर कोई भी मेरे सामने ऑब्स्टिकल आएगा, वो पहले ऑब्स्टिकल को मैं फेस करूंगा। कहने का मतलब, और जिस प्रकार उन्होंने जिस अंदाज से बोला, मेरे को लगता है कि कब अब पूरे जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट होगा, और वही है जो एक पूरे देश को और जोड़ेगा, वहां के लोगों को जोड़ेगा। और पाकिस्तान की आवाम जब कंपेयर करेगी कि भारत कहां से कहां पहुंचता जा रहा है, अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी अभी कुछ साल के अंदर, और कहां पाकिस्तान है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इंडियन यूनिटी, इंडियन डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस, और खासकर जो एक और नारा है हमारा मेक इन इंडिया, जिस प्रकार हमने वो दिखाया और हमारी सराहना की है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कितने इफेक्टिवली हमने पाकिस्तान मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। तो ये सारा सब दिखाता है कि भारत एक देश है, ऐसा देश है जो अभी पूरे विश्व के लिए एक मॉडल देश बनने वाला है। हमारी जो तरक्की है, हमारा जो सब कुछ है, पाकिस्तान के तो अभी हमको उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम तो भूल चुके थे सर पाकिस्तान को, सच तो बात है। अपने को लाइमलाइट में लेके हाँ, और एक बात आपकी बात में मैं जोड़ दूं, मैं जब तरक्की हो रही है पूरे देश में विकास होता है, लेकिन फर्क यह है कि भारत के लोग वाकई खुश होते हैं जब देखते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट पहुंच रही है। बिल्कुल अंदर से खुशी होती है। हम लोग आम लोगों से भी बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, सब कहते हैं इतनी तरक्की कर दो वहां पर कि पीओके वाले रश करें, ताकि उनको लगे कि देखो यहाँ पर कितना उजाला हो गया है। तो खुशी होती है जब कश्मीर भारत के साथ और जुड़ता है, जब वहाँ पर और विकास होता है। अब चूंकि आपने वो मेक इन इंडिया वाली बात कह दी और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मिशन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देश के अंदर इस बार लॉन्च किया गया इस बार के बजट में, तो मैं एक जुड़ी हुई खबर आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर है। राफेल फाइटर जेट की पावर को अब भारत बूस्ट अप करेगा। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम्स और डसॉ कंपनी के बीच करार हुआ है, ये वो कंपनी जो बनाती है राफेल विमान। इसके बाद भारत एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम रखने जा रहा है। हैदराबाद में राफेल फाइटर जेट्स की बॉडी बनेगी, उसका फ्यूजलाज बनेगा। क्या होता है आपको अभी तफसील से समझा देंगे बहल साहब। और ये पहली बार है जब राफेल का ये फ्यूजलाज फ्रांस से किसी और देश में बाहर बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी। आप अंदाजा लगाइए, इतनी पुरानी, इतनी बड़ी कंपनी जिसके डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाते हैं, उसकी इस काम के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। पहली लग रही है तो हिंदुस्तान में लग रही है। हैदराबाद में यह प्लांट लगेगा और राफेल फाइटर जेट की पहली बॉडी 2028 में बनकर तैयार हो जाएगी, यानी अब से लगभग 2.5-3 साल के बाद। और उसके बाद हर महीने इस प्लांट से ऐसे 2 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे और वो बाहर होंगे, और यहां से फिर ये फ्यूजलाज दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमने अभी 26 राफेल एम जहाज़ों की डील भी की है फ्रांस के साथ, तो कहीं पढ़ रहा था कि शायद उसका भी कुछ हिस्सा जो है, उन जहाज़ों का भी कुछ हिस्सा भारत में बनेगा। तो भारत जो जहाज़ इस्तेमाल करेगा उसका कुछ पार्ट जो है वो मेड इन इंडिया भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको छोटी सी बात बताता हूं कि जैसे अपाशी हेलीकॉप्टर का भी फ्यूजलाज भारत में बनता है, और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने एयरबस के साथ मिलके ये बना रहे हैं बड़ौदा के अंदर। तो वो एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, पर पहली बार होगा कि जो फाइटर है
फाइटर का फ्यूजलाज भारत के अंदर बनेगा। और यह बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है ये? क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले आती है क्वालिटी। आज डसॉल्ट एविएशन को भारत के ऊपर विश्वास है कि वो उस क्वालिटी में इस प्रोडक्ट को बना के देंगे जिस क्वालिटी में वो फाइटर जहाज जो सबसोनिक स्पीड्स पे भी और ध्वनि से भी तेज सुपरसोनिक स्पीड्स पे भी फ्लाई करते हैं, जिसके लिए बहुत एक्सट्रीम मेटलर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और जो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस ऑफ फिनिश चाहिए होती है, तो वो क्वालिटी आज भारत में बनेगी। और उसका कॉन्फिडेंस फ्रांस को है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी और देश में ये वाला काम नहीं किया। यानी कि कोई भी फ्यूजलाज का पार्ट जो है दूसरे देश में नहीं बनता, सिर्फ फ्रांस के अंदर बनता है। और यह पहली बार है कि भारत के अंदर बनेगा। दूसरी चीज है कि इसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की भी बात आती है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है आप बना तो लेंगे और अच्छी चीज भी बना लेंगे, पर क्या उस कॉस्ट पे बनाएंगे जिस कॉस्ट पे दुनिया खरीदती है? यह दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके 4 सेक्शन होते हैं। एक नोज का सेक्शन होता है जिसके अंदर रेडोम लगा होता है, एवियोनिक्स होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कॉकपिट का पार्ट आता है जो फ्यूजलाज के ऊपर लगा होता है, और उसके बाद आता है सेंटर फ्यूजलाज, फिर एक रियर फ्यूजलाज, सेंटर फ्यूजलाज और रियर के अंदर इंजन लगा होता है, और उसके बाद आता है रियर सेक्शन जहां से एग्जॉस्ट निकलता है इंजन का। तो ये चारों का प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी कि ये चारों चीजें हैदराबाद के प्लांट में बनेगी। ये पार्ट है 68,000 करोड़ का, यानी कि जो $7 बिलियन के आसपास का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। उस $7 बिलियन के अंदर ये और एमआरओ आज विश्व में भारत ने अपना नाम कमा लिया है क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव। बहुत बड़ी बात है सर जनरल साहब ये कि एक फाइटर जेट का इतना बड़ा पार्ट जो है हिंदुस्तान में बनने जा रहा है। हम जो अभी वो एमका प्रोजेक्ट जो है, आप एक पूरा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भारत के अंदर आप उसको लेकर के बनाने वाले हैं। और जो जी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत अभी कुछ जहाज जो है एक्वायर भी कर सकता है, तो वो भी भारत को ऐसे पार्टनर की तलाश है जो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे ताकि वो उसको आप भविष्य में बना सकें वो फाइटर जेट्स। बिल्कुल सौरभ, एक और चीज़ इसमें भारत दर्शा रहा है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री कितनी ताकतवर है, क्या उनकी कॉम्पिटेंस है कि दुनिया के अंदर जो, अगर मैं टाटा की बात करूं तो आप ये देखें जितनी बड़ी वो ब्रिटिश कारें बनती थी जिसके अंदर जैगवार हो गया, वो रेंज रोवर वगैरह हो गया, वो सारी गाड़ियाँ आज के दिन में टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रही पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका जा रही हो, चाहे यूके में जा रही हो, चाहे भारत के अंदर उसकी कंजम्पशन हो। उसके अलावा जो, और अभी बहल साहब ने बताया था कि जो फ्यूजलाज वगैरह जो बोइंग के तहत जो मीडियम लिफ्ट वाला जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट का बन रहा है वो भी कर रहा है, अपाची हेलीकॉप्टर का बन रहा है। और अभी जब ये रफाल, डसॉल्ट, टाटा कंपनी उसको टेक ओवर मतलब ले रही है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ये भारत की कंपनियां, भारत की क्षमता है, हमारे इंजीनियर हैं और ये धीरे धीरे और हमारी फाइनेंसिंग है, ये इनकी जो बोलते हैं फाइनेंशियल पावर है ये। इनसे जब जुड़ते जाएंगे और छोटे मैन्युफैक्चरर्स पूरी इकोसिस्टम बनेगा तो भारत एक बहुत बड़ी ताकत डिफेंस इंडस्ट्री की बनने वाला है आने वाले वर्षों में, इसमें कोई शक नहीं है। समय इतना था। बहुत शुक्रिया जनरल मेस्टन, जनरल दत्ता, एयर कमोडोर बैर, बहुत धन्यवाद आपका।